दीवारों पे कोई नहीं बैठेगा। ये आप लोगों की धरोहर है, ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना आप और हम सबकी जिम्मेदारी है। केवल हर नागरिक की इसकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी है। ध्यान कर लेना इस बात को। जब भी किसी मोन्यूमेंट पे जाते हो, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये देश की धरोहर है अपने आप में। ये वो रिमेन्स हैं, वो अवशेष हैं जिनके हम लोग गर्व करते हैं। भारत गर्व करता है अपने आप। भारत को पूरी दुनिया में बुद्ध की भूमि के रूप में पहचाना जाता है। आप लोगों को पता भी। हमारा प्रधानमंत्री भी कहीं जाता है तो कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। यहाँ जाए हम एक दूसरे को कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन जब भी भारत का नागरिक, भारत का राजनेता, भारत का अफसर भारत की भूमि के बाहर जाता है तो कहता है कहाँ से आए हो, मैं बुद्ध की भूमि से। हमारी एक एजेंसी है, और उसकी धरोहर की रक्षा करना हम सबका दायित्व। किसी मोन्यूमेंट पे जाएंगे, आप उसके साथ में ऐसा नहीं करेंगे, नहीं समझ में आता, नहीं पता है इससे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना। बैठ जाओ, सांस ले लो आराम से। बढ़िया। अच्छा, चलो देख लो है ना, अपनी गाड़ी आई थी कॉलेज इतनी बार स्कूल। इस पे नहीं बैठेगा कोई भी। बेटा गुंजन, इस पे नहीं बैठोगे। सब लोग बैठेंगे, निकलती जाएगी, खत्म हो जाएगा। ये परिसर जो आप लोग देख रहे हैं, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि विराट नगर में अशोक के द्वारा एक बौद्ध स्तूप बनाया गया था। ये बौद्ध स्तूप है, ये बौद्ध स्तूप है। इतिहास की किताबों में इसको गोलाकार मंदिर कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बैराट में गोलाकार मंदिर मिलता है। ये मौर्य सम्राट अशोक के समय में बना। और ये जिस परिसर में मैं खड़ा हूँ, ये प्रदक्षिणा पथ है। ये वो गैलरी है जिसमें फेरी दी जाती है। अशोक के समय में मूर्तियाँ नहीं बनती थी। मूर्तियाँ पहली बार किस काल में बनी हमारे यहाँ? धार्मिक मूर्तियाँ किस काल में बनी? सम्राट कनिष्क के समय में बनने लगी थी। उससे पहले मूर्तियाँ नहीं बनती थी। उससे पहले प्रतीकात्मक होता था। ये गोलाकार मंदिर है, बौद्ध स्तूप है। और ये जो अंदर का जो गर्भगृह जो है, सेंटम जो है, इसके बीच में एक मंजूषा थी। पहले पत्थर की होती है, फिर उसके अंदर श्रवण की होती है। और उस मंजूषा में भगवान बुद्ध के 2 दांत रखे हुए, श्रवण मंजूषा। 1935 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन हुआ। जयपुर स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया, जयपुर रियासत ने करवाया। उनको जब वो सोने की पेटिका मिली तो चले गए वो लोग। वो अभी भी राज परिवार के पास, लेकिन वो
दांत वो जो असली अवशेष थे ये पूरा ईंट से बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं ना कि ईंट के साथ में चूना, ये बहुत बात की परिकल्पना है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए चूने का प्रयोग बाद में हुआ। ईंट का बना हुआ है, इसमें आप सोफे देख रहे हैं, काफी बड़ी साइज है। ये मौर्य कालीन साइज है। मौर्यों से लेके कुषाणों तक ये साइज चलती है हमारे यहाँ। बाद में जाके पूरा चौका है, काफी बड़ी है। अभी आप वहाँ बढ़ रहे हो बड़ी बड़ी इतनी बड़ी 26 नहीं है, 27 पिलर है। वो लिखने में दयाराम साहनी कैसे क्या चीज़ हुई पता नहीं है, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक हुई या उन्होंने लिखा तो 27 की जगह 26 लिखा गया। अभी तक 26 ही चला आ रहा है, उदार नहीं कर रहे हैं वो लोग। 27 पिलर लगते थे लकड़ी के मोटे मोटे, उनके ऊपर जो छत जो है उसको दिखाया जाता था। अभी जब हम लोग नीचे एक छोटी सी गैलरी है की, उसमें चलेंगे, वहाँ और जगह से इंटेक्ट मिले हैं हमें, तो मिले हैं, उनका डेमो लगा हुआ है, उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए, तो आपको समझ में आएगा कैसा छत्र होता था। छत्र जो है हमेशा चुनार के पत्थर का बनता है। यहाँ से उत्खनन में चुनार के पत्थर के वो छत्र के टुकड़े मिले हैं, कम्प्लीट नहीं मिला है। ये जब हमारे यहाँ भारत में हुनों का आक्रमण हुआ, ओरमान और मिहिरपुर का, उस समय ऊपर आप ये देख रहे हैं रेलिंग जो लगी है, इसके ऊपर दो चीज़ होती हैं, बहुत स्थापत्य कला में 3 चीज़ होती हैं। एक स्तूप होता है, एक चैत्य होता है, एक विहार होता है। ऊपर का जो पोर्शन जो है वो विहार है। विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के और बौद्ध विद्वानों के लिए रहने के लिए जो स्थान होता है उसको विहार और चैत्य बोला जाता है। चैत्य में स्तूप और विहार दोनों एक जगह आ जाएंगे तो चैत्य हो जाएगा। विहार में जो छात्रावास जो होगा, जो रहने का उनका रेजिडेंस जो होगा वो होता है। जब यहाँ दयाराम साहनी उत्खनन कर रहे थे ऊपर विहार में, तो 2 कोठड़ी ऐसी मिली। एक कोठड़ी में एक मिट्टी का कुल्हड़ मिला, मिनीचर पोर्ट था छोटा सा, उसमें कुछ यूनानी सिक्के मिले थे। वो इस बात को दर्शाता है बौद्ध भिक्षुओं के पास में केवल इतना अधिकार था कि उनका जिस दिन नंबर आएगा उस दिन वो भिक्षा मांगने जाएंगे। तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जो लालची था भिक्षु बनने के बाद में भी, तो भेंट में कहीं ना कहीं से पैसा लाया होगा, लाके दबा तो दिया लेकिन वो निकाल नहीं पाया, तो वो वहीं की वहीं रह गए। ऊपर जाके देखोगे जो छोटी छोटी सेल्स बनी हुई हैं, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि उनके रहने के आवास हैं ये, उनको देख के आप कहोगे कि ये आवास नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बौद्ध भिक्षु जितने भी होते थे वो बहुत कठोर जीवन यापन करते थे। 6 फीट का आदमी है, 7 फीट का है, लंबाई उस समय ठीक थी, 6 फीट से नीचे नहीं थे, लेकिन रहने के लिए कोठरी बहुत सामान्य है, 5 फीट के आसपास में, मतलब बहुत छोटी जगह में उसको रहना पड़ता था। आप कारला जाएंगे, भाजा जाएंगे, अजंता जाएंगे, एलोरा जाएंगे, बाग जाएंगे, एलिफेंटा जाएंगे, जहाँ जहाँ भी हमारी बौद्ध गुफाएँ हैं उनमें आप देखेंगे चट्टानों को काट के गुफाएँ बनाई गई हैं, चैत्य और विहार बनाए गए हैं। उनमें जो कोठरियाँ बनी हुई हैं वो तो इतनी तंग हाल में हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं 10 मिनट इसमें ठहर भी पाऊँगा, और वो पूरा जीवन वहीं बिताते थे। तो बौद्ध भिक्षु बनना आसान था, लेकिन उसको भोगना, उसमें जीवन यापन करना बहुत कठोर था। अभी आप ऊपर जाएंगे, छोटी छोटी सेल आपको दिखाई देंगी, आप इसको देख लीजिए आराम से और फिर आप ये करा लीजिए।